हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हिंदी, जीएस और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट हिंदी का 6 है, जिसमें हम 38 प्रश्न देखेंगे जो आपके हिंदी से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। अ, ई, उ, री ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और जो ओम है वो क्या आता है? वो आता है आपका प्लुत स्वर में। किस में आता है? प्लुत स्वर में होता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी। पहले यहाँ पर क्या है ना, इसे कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। सवेरा हुआ अल्प विराम लगेगा, उसके बाद चिड़ियाँ चहचहाने लगी, तो ये डी सही हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी। हवा कैसा शब्द है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो देखो, क्रिया होगा नहीं, विशेषण भी नहीं होगा, क्योंकि विशेषण की पहचान कर मैंने बताया था, विशेषण के पीछे कोई शब्द लग जाए तब वो विशेषण हो जाता है। ठीक है, सर्वनाम भी नहीं होगा, यह वह ये वे जो ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हवा कैसा शब्द है? हवा है संज्ञा। हवा कैसा शब्द है? संज्ञा है। ठीक है, विशेष आग्नेय क्या है? आग्नेय विशेषण है, क्योंकि अग्नि विशेषण नहीं है। अग्नि क्या है? विशेष्य है, और अग्नि का विशेषण बनेगा आग्नेय। और आग्नेय क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। आग्नेय क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। तो आग्नेय के बाद में क्या कोई शब्द लग जाएगा, फिट हो जाएगा, तो हम इससे विशेषण पहचान लेंगे। ठीक, हवा कैसा शब्द है? हवा संज्ञा है। पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं? पढ़ना, खाना, पीना ये सब क्या है? ये क्रिया हैं। ये सब क्या है? क्रिया हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं विशेषण। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द होता है जो पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जब संज्ञा की जगह पर कोई शब्द आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो मैं है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और चौथे का आंसर हो जाएगा बी। जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अगर सर्वनाम पूछेगा कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में, तो सर्वनाम तो हिंदी में 11 होते हैं। अगर पूछेगा सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो भेद होते हैं 6। जैसे मैं, तुम, है ना, आप, वह, ये इस टाइप के जो सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं। भेद पूछेगा, भेद में क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पांचवा प्रश्न है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, या पुल्लिंग के अनुसार? तो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। 5 का आंसर हो जाएगा ए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? लिंग परिवर्तन किस में नहीं होता? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, या वर्तमान कालिक रूप में? तो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है भूतकालिक रूप में। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 7वां प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम या कारक? तो ये हो जाएगा प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। और 7 का आंसर हो जाएगा बी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता। जिसका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। 8वां प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। कुमार, कुमारी, दास, दासिन, तरुण, तरुणी, या सुंदर, सुंदरी? तो 8 का भी आंसर क्या हो जाएगा? असंगत कौन सा है इसमें? दास का दासिन नहीं होता है, दास का होता है दासी। दास का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? दासी होता है। क्या होता है? दासी। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो असंगत है। 9वां प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी में जो वचनों की संख्या होती है वो 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। और 9 का आंसर हो जाएगा ए।
10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, तो आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, या पूर्ण भूतकाल, या सामान्य भूतकाल। तो नेताजी ने भाषण दिया, इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल, और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 11वां प्रश्न है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? उसके द्वारा पढ़ा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा दौड़ा नहीं जा सकेगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे उनमें हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य, और 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12वां प्रश्न है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन या पक्ष। तो कारक क्रियापरक व्याकरणिक कोटि का है, कौन है? कारक है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, ठीक है। तो 8, आम, आधा, अग्नि। अग्नि जो है वो आपका क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव होता है आग। आग का तत्सम होता है अग्नि। आम का हो जाता है आम्र, 8 का हो जाएगा अष्ट, और आधा का हो जाएगा अर्ध। आधा का क्या हो जाएगा? अर्ध, ठीक है। 8 का हो जाएगा अष्ट, और आम का हो जाएगा आम्र। आम का क्या हो जाएगा? आम्र। तो तद्भव कौन सा नहीं है? अग्नि नहीं है। अग्नि क्या है? तत्सम है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निराशा, निष्कासन, निष्फल या निगम। तो नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निगम में। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग क्या? हमेशा आगे वाला उपसर्ग होता है, पीछे वाला प्रत्यय होता है, ठीक। 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय शब्द बना है 2 शब्दों से, प्रतिधन, ऐसे। प्रतिधन, ऐसे मिलकर बना है। कितने शब्दों से बना है? 2 से। प्रतिधन, अय बराबर प्रत्यय, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? शांत शब्द का विलोम नहीं दिया है, मतलब उत्तर में बताना है कौन सा शांत का विलोम नहीं है। उद्विग्न, स्थिर, उत्तेजित या अशांत। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी, स्थिर। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। स्थिर विलोम नहीं दिया गया है। बाकी उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत, ये सब क्या हैं? शांत के विलोम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। इसमें भी विलोम पूछा गया है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना, पराया, आस्था, अनास्था, आकाश, पाताल, और अग्नि, आग। तो अग्नि और आग क्या है? समानार्थी हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अग्नि का विलोम जो होता है वो होता है जल। क्या होता है? जल होता है। 18वां प्रश्न है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक का गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। तो अंक का अर्थ अंग नहीं होता है, बाकी गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, और संख्या भी होता है, ठीक है। तो 18 का आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, घाम, भवन, आवास। तो आगार जो है वो घर का, भवन का और आवास का पर्यायवाची है, घाम का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? घाम नहीं है। आगार का पर्यायवाची होते हैं, घर होता है, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास। ये सब आपके आगार या घर के पर्यायवाची हैं। तो एक पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। 20वां प्रश्न है, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अनंत शब्द अंतहीन, ईश्वर, शेष या आकाश। तो जो अनंत है वो किसे करता है? अंतहीन को व्यक्त करता है। 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21वां प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम। इसमें चरम और चर्म का उचित अर्थ बताना है। तो चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा। क्या होता है चरम का मतलब? अंतिम सीमा। और एक जो चर्म है, चर्म, इसका मतलब होता है चमड़ा। इसका मतलब क्या होता है? चमड़ा होता है। तो कौन सा विकल्प है? सी। 21 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 21 का आंसर? सी। 22वां प्रश्न है, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 100 वर्ष, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, युग या वार्षिक। तो 100 वर्ष का जो समय होता है उसे 100 वर्ष के समय को बोलते हैं हम शताब्दी। 1000 वर्ष का जो समय होता है उसे बोलते हैं हम सहस्त्राब्दी। और 1 वर्ष का होता है उसे हम बोलते हैं वार्षिक। 100 वर्ष के लिए क्या यूज होगा? शताब्दी।
23वां प्रश्न है अंकेचक। अंकेचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को बोलते हैं अंकेक्षक। 24वां प्रश्न है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक या उपसर्ग। तो परस्पर मेल को बोलते हैं हम संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को बोलते हैं संधि। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 25वां प्रश्न है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिन दिनम व, दिन दिन प्रति, दिनम दिनम या दिन व दिन। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, दिन दिन प्रति। क्या हो जाएगा? और इसमें समास कौन सा होगा? प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिनम में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास के उदाहरण और देख लेते हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम, आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? विद्वानों का दल आ रहा है। तो इसमें जो विद्वान है ये गलत लिखा है और 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें विद्वान जो हैं वो उसमें व आता है, बा बकरी नहीं आती, व वट आता है। ठीक है, तो ये आपका विद्वान ये वाला सही होगा, विद्वानों का दल आ रहा है। 27वां प्रश्न है स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव या विभाव। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, विभाव। 28वां प्रश्न है इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई, घनाक्षरी, दोहा या रोला। तो चौपाई जो है वो सममात्रक छंद के अंतर्गत आता है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई। 29वां प्रश्न है एक या अनेक वर्णों का की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो उसे माना जाता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे 5 भेद होते हैं। अत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अनुप्रास अलंकार का अगर भेद पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक। 30वां प्रश्न है किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये भाववाचक संज्ञा हैं। विशेषण, शक्तिशाली, विशेषण पहचानना। देखो शक्तिशाली के पीछे क्या लगेगा? शक्तिशाली इंसान या शक्तिशाली आदमी। ठीक है। पराधीन ना, पराधीन, सभ्य समाज, स्वेच्छाचारी, पुराना रिश्ता। तो मतलब जो भी विशेषण होगा उसके पीछे कोई ना कोई आप लगा के देख लोगे शब्द, वो ठीक बैठेगा एकदम से। ठीक। तो यहाँ इसमें सबके पीछे लग रहा है तो ये विशेषण। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अकर्मक क्रियाएं हैं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। तो ये चौथा वाला ही गलत लग रहा है मुझे इसमें। बाकी 1, 2, 3 सही हैं। तो इसका जो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है जी। अकर्मक क्रियाओं वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सब क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये सब क्या है? आपके विशेषण हैं। और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31वां प्रश्न है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना या तिल का लड्डू बनाना। तो देखो तिल का पहाड़ बनाना होता है, घाट घाट का पानी पीना होता है, तो ये भी गलत है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है, अचार नहीं। तो ये तीनों तो गलत हो गए। कौन सा सही है? केवल एक सही है, आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार लोकोक्ति सही है और इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब होता है बलपूर्वक काम निकालना। घाट घाट का पानी पीना मतलब संसार का अनुभव प्राप्त कर लेना। और तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, उसे क्या कहेंगे हम? तिल का ताड़ बनाना। ठीक। तो ये हो गए आपके 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 32वां प्रश्न है बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होता है? वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक। 33वां प्रश्न है पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो देखो जो ये समय ये हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें।
और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसमें पूछा है पूर्व मध्यकाल। कौन सा पूछा है? पूर्व मध्यकाल पूछा है। पूर्व मध्यकाल का जो कार्यकाल है वो है 1375 से 1700 ईस्वी। तो किस में है? बी में है। बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। आदिकाल का जो है वो 1050 से लेके आदिकाल पहला वाला जो है वो है 1375 तक। ये आदिकाल का हो गया। ठीक। फिर आता है पूर्व मध्यकाल, तो 1375 से 1700 हो गया। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, तो वो होता है 1700 से लेके 1900 तक। क्या है आपका? उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को याद रखना है तो 1900 से 1984 का जो समय है वो आपका 1900 से 1984 तक का जो समय है वो आपका आधुनिक काल में आता है। ठीक। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो 1375 से 1700 तक है। अब इसमें क्या है? इसमें अब आएंगे आपके गद्यांश। गद्यांश के 5 प्रश्न हैं। तो गद्यांश में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है गद्यांश को। ठीक। और गद्यांश में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उन पर अंडरलाइन करनी है, उसका प्रश्न पढ़ना है, गद्यांश में से देख के उसका उत्तर देना है। ठीक। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम। कल हम प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। आज आपके प्रैक्टिस सेट 6 हो गए कंप्लीट। ठीक। तो 7 और 8 करेंगे, फिर 9 और 10 करेंगे। अब 2 प्रैक्टिस सेट हल किया करेंगे एक क्लास में, क्योंकि अब हार्डली कितने दिन बचे हैं? 20 दिन बचे हैं मुश्किल से। कितने दिन बचे हैं? 20 दिन बचे हैं। इसमें हमें प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।